चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम सिरा वर्ण विभक्ति शारीर अध्ययन। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं पहले, इनको देख लेते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने धमनी और सिरा दोनों का मूल नाभि को कहा है। धमनी और सिराओं का मूल नाभि, याद रखेंगे दोनों का ही। सुश्रुत नाभि को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। चरक धमनी का मूल हृदय, सिर्फ धमनी का। वाग्भट और काश्यप उन्होंने सिराओं का मूल हृदय। तो सुश्रुत ने धमनी हो चाहे सिराएं हो दोनों का मूल नाभि को कहा। चरक ने धमनी का मूल हृदय को कहा। वाग्भट काश्यप ने सिराओं का मूल हृदय को कहा। सर आज आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी लोग बोलो। आ आ रही है रही है सर अभी। सर। क्लियर है ना? रोहित तुम्हारी आवाज भी क्लियर है मुझे। तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही, एक बार देख लो कि वॉल्यूम वगैरह कम तो नहीं कर रखा तुमने। रोहित एक बार चेक कर लो अपनी साइड से, वॉल्यूम कम तो नहीं कर रखा है। रोहित सुन पा रहे हो? रोहित सुन ही नहीं पा रहा है तो मैं बोलूं कैसे? रुको। हाँ रोहित, फुल है सर इंक्रीज। अभी आवाज आ रही है मेरी? अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है कभी 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 कट। ठीक है, क्लास छोड़ो, एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो। और अपना ईयरपीस वगैरह जो भी लगाया है उसको निकाल देना बाहर। चेक कर लो, शायद ठीक हो जाएगा। ठीक, चलो बाकी लोग शुरू करते हैं क्लास। हम्म, तो सुश्रुत, चरक, वाग्भट, काश्यप इनकी बात हुई। आगे देखो। सुश्रुत सुश्रुत ने कहा सिराएं सर्ववाहक होती हैं, मतलब सभी चीजों का वहन करने वाली होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रक्त को लेके जाते हैं। तो सिराएं सर्ववाहक। शारंगधर धमनी के लिए लिखा धमनी जीव साक्षिणी, कि धमनी जो है ये बताती है कि हाँ जीवन है। शारंगधर, ठीक है, पूरा पढ़ेंगे शारंगधर में नाड़ी के बारे में। तो शारंगधर की धमनी जीव साक्षिणी। अच्छा, एक बात और है, आपका जो अगला टॉपिक हम लेने वाले हैं ना वो रसशास्त्र लेने वाले हैं। इस इवनिंग बैच के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रसशास्त्र होगा। ठीक है, तो नोट्स मुझे ध्यान दिला देना, वैसे मैं आज भेज दूंगा आपको। अगर ना आज भेजूं तो मुझे बता देना, मैं भेज देता हूँ। और इसके बाद अष्टांग हृदय शारीर पढ़ेंगे पहले, वो एक ही दिन में आधे घंटे का लेक्चर है। ठीक, उसके बाद बस हमारा रसशास्त्र शुरू करेंगे। सर कल के नोट्स भी नहीं मिले थे, वो सारंगधर वाले कह रहे थे जो आप बता रहे शारंगधर के, अच्छा वो पेज एक है। प्रकृति वाले। ठीक है मुस्कान, वो शेयर कर देना फटाफट अगर हो तो। मैं कर दूंगा इनको शेयर, है ना? मैं कर दूंगा उसको। ग्रुप कर, में है सर। चलो मैं कर दूंगा फिर। एक बार फिर रिसेंड कर देना, मैं मॉर्निंग भेज वाले ग्रुप दूंगा। में। ठीक है, इवनिंग बैच में भेजना एक्चुअली मुझे। ठीक है, देखो चलो आगे। तो धमनियां रस का वहन करती है। धमनियां रस का वहन करती हैं। रस का स्थान हृदय है, जानते हो। रक्त का स्थान यकृत प्लीहा है। वाग्भट और काश्यप की मूल सिराएं 10, नंबर याद रखोगे। वाग्भट काश्यप मूल सिराएं 10। सुश्रुत कह रहे हैं 10 तो मूल सिराएं होती हैं। ठीक है, यानी कि 10 वात वाली, 10 पित्त वाली, 10 कफ वाली और 10 रक्त वाली। इस तरह एक दोष के लिए 10 मूल सिराएं हैं। तो टोटल अगर हम बात करें, यहाँ सुश्रुत की अगर हम बात करें, तो टोटल हो जाती है 40। वाग्भट काश्यप की 10 है टोटल, इनकी टोटल 40 हो जाती है। हर एक के लिए 10 10 कह दिया, वात के लिए 10, पित्त के लिए 10, कफ के लिए 10, रक्त के लिए 10। ठीक है, फिर कुल सिराएं इनकी 700 हो जाती हैं। वो किस तरह है तो आगे देखोगे आप लोग। तो यहाँ लिखा है 175 इंटू वीपी के आर, 175 इंटू वीपी के आर। तो आप कैसे याद रखोगे? आपको याद ये रखना है कि वाग्भट काश्यप की मूल सिराएं 10, सुश्रुत की मूल सिराएं 40। एक बात तो ये हुई। कुल सिराएं 700 होती हैं, वो 700 कैसे होती हैं? तो 175 इंटू वीपी के आर, 175 गुना वीपी के आर। 175 क्या है? 175। तो देखो, प्रत्येक शाखा में 25 इंटू 4। ठीक, मतलब 25 25 वात पित्त कफ और रक्त वाले। बात समझ में आ रही है? तो टोटल हो गई। एक मिनट, 100 है। ठीक है। कोष्ठ में देखोगे 136। उर्दू शत्रुगत 164। पहले आप इस नंबर को देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया एक्चुअली मुझे पढ़ाने में। एक बार फिर से देख लोगे तो बेटा ये इस तरह देखना है
कि 175 इंटू वीपी के आर, एक बात। फिर 100 इंटू वीपी के आर, 34 इंटू वीपी के आर, और 41 इंटू वीपी के आर। आपको ये चीज याद रखनी है, ये 100 इंटू वीपी के आर, 34 इंटू वीपी के आर, 41 इंटू वीपी के आर। इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे ना, 100 प्लस 34 प्लस 41, जोड़ के देख लो, तो ये आएगा 175। ठीक है। तो 100 वात वाली, 100 पित्त वाली, 100 कफ वाली, 100 रक्त वाली, इस तरह करके 34 वात वाली, 34 पित्त वाली, 34 कफ वाली, 34 ही रक्त वाली, ऐसा। ऐसे 41 वात वाली, 41 पित्त, 41 कफ, 41 रक्त वाली। तो मेन तो ये नंबर है जो आपको याद रखना है। ठीक है, 100 इंटू वीपी के आर। ये यहाँ पे गड़बड़ है, इसको मत देखना आप, इसे मत देखना आप, इस चीज को, इसी को देखो, 100 इंटू वीपी के आर। ठीक। दूसरा देखोगे, कहाँ पे कितनी होती हैं, मतलब शाखाओं में तो हम याद ही नहीं कर रहे, हम टोटल कर लिया कि 100 इंटू वीपी के आर, है ना। अगर एक शाखा में पूछेगा, चारों शाखाओं में है इकट्ठा, एक में पूछेगा तो कितनी हो जाएंगी? 25/4। समझ में आ रहा है ना? ऐसे होगी 25 इंटू वीपी के आर। तो ऊपर लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गई है, वो इस तरह से, टोटल 4 शाखाएं हैं, तो 100 इंटू वीपी के आर हो गया, एक साथ लिखी हुई है, चारों शाखा होगी 100 इंटू वीपी के आर। बात ठीक है। आगे देखो, कोष्ट के अंदर 136, तो वो कह रहे हैं 34 इंटू वीपी के आर। तो कैसे कैसे होती हैं, तो श्रोणी के अंदर कह रहे हैं 8, 8 का मतलब है 8 इंटू वीपी के आर। बात समझ में आ रही है ना? ये जो नंबर लिखे हैं इनका मतलब है इंटू वीपी के आर। पार्श्व में कह रहे हैं 4, उदर में 6, पृष्ठ में 6, उर में 10। तो ये पूछी नहीं जाती, तो मैं बहुत फोकस कर भी नहीं रहा। जो जरूरी वाली है वो ये है बेटा, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। ऊर्ध्व चतुर्गत, तो ग्रीवा में 14 इंटू वीपी के आर, कर्ण 4 इंटू वीपी के आर, नासा 6 इंटू वीपी के आर, जीवा 9 इंटू वीपी के आर, नेत्र 8 इंटू वीपी के आर। ठीक। ये नंबर पहले याद करो, अभी एक बार याद करने की कोशिश करो। तो ग्रीवा 14, कर्ण 4, नासा 6, है ना। नासा अगर भूलो तो सर एक बार नास फिर बताना थोड़ा सा। ठीक है बेटा, बता देता हूँ, एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं पूरा, फिर दोबारा शुरू करता हूँ उसको, फिर बता देता हूँ। नासा देखो, याद ना रहे अगर, तो नासा ऐसे ही बनाते हैं ना, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ, मुझे बनानी नहीं आती नासा, किसी की इमेज बनानी हो तो मैं इस तरह ही बनाता हूँ, 6 की तरह। तो मुझे ऐसे याद रहता है कि नासा में 6। ठीक है। तो 6 इंटू वीपी के आर। जीवा नो, मना करते हैं कि एक्स्ट्रा मत बोलो, ज्यादा बोलना, कई बार ज्यादा बोलने में गलत बोल जाता है ना। तो जीवा तो नो, जीवा का कम प्रयोग करना है। किस देवता का स्थान बताया था? वाणी। जीवा बोलो। वरुण। और कोई? अग्नि। ठीक है ना। तो जीवा नो, मतलब उस अग्नि वाली वाणी को तो कम से कम नो कर दो, मत बोलो, है ना, अगर वैसा बोलने वाले हो मतलब। नेत्र 8, कहानी है, भी सुना नहीं रहा, बहुत स्टार्टिंग की, भी कुछ पढ़े नहीं है मैंने, इससे बड़ी अच्छी कहानी है जीवा पे, ध्यान देना, बाद में बताऊंगा एक, मतलब रियल कहानी है क्या हुआ था। ठीक है। तो नेत्र 8, नेत्र 8। अब एक बार फिर देख लो। तो बेटा पहली चीज तो, ये जो लिखा है ना, इसको इग्नोर करोगे क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा। बात सही लिखी है एक तरीके से, लेकिन थोड़ा सा इग्नोर करो इसको फिलहाल पढ़ते समय। अब देखो, तो टोटल जो सिराएं हैं वो 700 होती है। 700 सिराएं कैसे होती हैं? 175 प्रत्येक दोष की, वात की 175, पित्त की 175, कफ की और रक्त की। इतनी बात क्लियर है? सुशर्मा, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना है, जिसको भी समझना है जिस लेवल पे। तो प्रत्येक दोष की 175, टोटल हो गई 700 शरीर के अंदर। अब 175 को कैसे तोड़ लिया कि भाई 100 इंटू वीपी के आर, 34 इंटू वीपी के आर, और 41 इंटू वीपी के आर, वो जो हम याद करते हैं हमेशा शाखाओं में, कोष में और ऊर्ध्व चतुर्गत। ठीक है। ये नंबर चाहो तो याद कर लेना, 400, 136, 164, आपका मन है। 400, 136, 164, इस तरह से है। तो शाखाओं में 100 इंटू वीपी के आर, यानी 100 है प्रत्येक दोष वाली। कोष में 34 है प्रत्येक दोष वाली, और ऊर्ध्व चतुर्गत 41 है प्रत्येक दोष वाली। तो 100 इंटू वीपी के आर, 34 इंटू वीपी के आर, 41 इंटू वीपी के आर। ये वाली मैंने आपसे याद करने को कहा ही नहीं, मैंने कहा ऊर्ध्व चतुर्गत वाली याद करनी है। तो ग्रीवा में 14, ठीक, 14, 41 में से, 41 में से। कर्ण के अंदर 4, नासा में 6, जीवा में 9, और नेत्र में 8। इसको भी देख लो, थोड़ा सा चेंज आगे पढ़ेंगे, हल्का सा
एक्सेप्शन वाली चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। फिलहाल इन नंबरों को याद रखोगे आप, तभी वो बात समझ में आएंगे आगे वाले। आगे देखिए, अवैध सिराओं की संख्या लिखा है 98 होती है, यानी ऐसी सिराएं जिनका वेधन नहीं किया जाता, वो कितनी है? 98। उसी के आगे लिखा है दुर्वेद्य सिराएं 20 होते हैं, जिनको वेदना मुश्किल है, दुर्वेद्य है। ठीक है, 20। याद कैसे रखोगे? दुर्वेद्य में दो, शुरुआत में जो साउंड आ रहा है वो दो, ऐसा ना, दो वाला, तो मतलब 20, दो वाला आंसर है 20। और अवैध सिराएं होती है 98। 98 कैसे होते हैं? 16 शाखाओं में, 32 मध्यम शरीर और 50 ऊर्ध्व चतुर्गत। 16, 32, 50। जिन लोगों ने एज का डिवीजन पढ़ा है तो भाव प्रकाश का देखा होगा आपने, 16, 32, 50। बात पर बात, बाला, तरुणी, वृद्धा, और बात पर बात, प्रौढ़ावस्था है ना। पर गलभा है उसके पहले, माफ करें, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। समझ गया ना? बात यानी पहले बाल, फिर बात, तरुणी, पर यानी प्रौढ़ावस्था फिर होगी, और बात यानी फिर वृद्धावस्था। ठीक है, इस तरह से है वो हमारी ट्रिक। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको ध्यान आ रहा होगा। मुस्कान, ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा है? बात पर बात, 16, 32, 50। ठीक है। ठीक है, तो वहाँ एज का डिवीजन है ऐसा कि बाल्यावस्था 16 साल तक होती है, फिर तरुणी 32 वर्ष तक होती है, फिर प्रौढ़ावस्था 50 वर्ष तक है, फिर वृद्धावस्था 50 के बाद है। तो इस तरह डिवीजन है भाव प्रकाश का, तो हमें एक साथ दोनों चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो अवैध सराय 98, 16, 32 और 50। अब इन अवैध सरायों में भी हम 32 और 50 वाली तो याद नहीं करते, बस ये वाला डिवीजन याद रखते हैं, शुरू वाला। अवैध सराय जो शाखाओं के अंदर है, तो हम याद रखते हैं, लोहे का जाल उर्वी की शाखाओं पर रख दिया किसी ने, लोहे का जाल उर्वी की शाखाओं पर, मतलब लोहिताक्ष एक, जाल से जाल धरा एक, उर्वी दो, शाखाओं पर यानी शाखाओं के अंदर जो है अवैध वाली, तो वो ये है। और क्योंकि चार शाखाएं होती हैं तो टोटल 16 हो गई मतलब। ठीक है, तो लोहे का जाल उर्वी की शाखाओं पर, लोहिताक्ष, उर्वी और जाल धरा, एक, एक और दो। कहीं कंफ्यूजन लगे बता देना, एक बार फिर मैं बताऊंगा इसको आपको। वैसे ये तो चैप्टर की स्टार्टिंग थी, थोड़ा समझने के लिए। चैप्टर भी यहाँ से फिर शुरू है। तो सिराए 700 होते हैं। कह रहे हैं सिराओं का जो कंपैरिजन होता है वो कुल्ले और केदार के साथ, जैसे क्यारी होती है ना, उसमें नालियां होती हैं, नालियों से पानी जाता है, तो उस तरह से कह रहे हैं कि सिराओं को हम कंपेयर कर सकते हैं कि सिराएं इस तरह से रक्त को या न्यूट्रिशंस को लेके जाते हैं। तासाम नाभि मूलम ततश्च, और इन सिराओं का मूल नाभि को कहा है सुश्रुत में। नाभिस्था प्राणानाम प्राणा, ये भी जानते हो कि नाभि में प्राणियों के प्राण रहते हैं। कम से कम रावण के रेफरेंस में तो ठीक ही था, उसके तो नाभि में ही थे। ठीक है, नाभिस्था प्राणानाम प्राणा, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, भूल जाओ तो प्राण कहाँ है, नाभि में। आगे देखिए, मूल सिराएं 40, 10 × VPKR। जो आपने पीछे पढ़ा वो ही लिखा होगा, आपकी बार शायद समझ में आ जाए, अगर पीछे नहीं समझ में आया आपको। तो वात की 175, पित्त की 175, कफ की भी और रक्त की भी, टोटल कितनी हो गई? 700। समझ में आ रहा है? आगे देखो, रक्त वाली कह रहे हैं कि यकृत और प्लीहा से संबंधित है। शाखाओं में तो टोटल 100 है, हमने देखा था, चार शाखाएं, एक शाखा में 25 × VPKR, उस तरह से। या फिर ओवरऑल बात करो तो 100 × VPKR है ना, 100 × 4, तो 400। क्लियर? कोष्ठ में 34 × VPKR, तो वही लिखे हैं नंबर। श्रोणी में 8, उर में 10, उदर में 6, पृष्ठ में 6, पार्श्व में 4, 2+2। मन है, याद करना चाहो तो कर सकते हो, याद करने की मनाही कभी नहीं। मैं जरूरी चीजों को लेकिन हाईलाइट करता हूँ, अगर कोई याद कर सकता है तो कर लो बेझिझक। अच्छा, ये याद रहेगा। तो श्रोणी में 8 है, उर में 10 है, बाकी उदर और पृष्ठ दोनों जगह 6, 6, पार्श्व में 4। नेक्स्ट आ जाओगे ऊर्ध्व चतुर्गत, जो सबसे मेन डिवीजन है हमारे लिए, जिसमें हम बात करेंगे थोड़ी सी क्या चेंजेस हैं। तो अभी आपने पीछे पढ़ा कि ग्रीवा में 14, जो पढ़ा वो याद करो पहले। कर्ण में 4, जीवा 9, नासा 6, अक्षी 8, ऐसा ही पढ़कर आयो। ठीक है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? ठीक। अब सुन लो दूसरी बात, कि ये जो लिखा हुआ है ना कि ग्रीवा में 14, कर्ण में 4, जीवा में 9, नासा में 6, अक्षी में 8, ये सिर्फ वात वाली सिराओं के बारे में सच है। जो पित्त, कफ और रक्त वाली सिराएं हैं वहां थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि कर्ण में 4 की जगह 2 है। ठीक है, तो कर्ण में ये 4 की जगह 2 है, और नेत्र में ये माफ करें, अक्षी, तो अक्षी में 8 की जगह ये 10 है।
बात समझ में आई? कर्ण में तो नंबर कम हो गए, ठीक है, और नेत्र में नंबर बढ़ गए दो, ठीक है। बात समझ में नहीं है? ओवरऑल नंबर चेंज नहीं होंगे, क्योंकि एक चीज कम हुई तो एक चीज बढ़ गई, उतनी ही जितनी वो कम हुई उतनी ये बढ़ गई। बात समझ में आ रही है? तो कर्ण में जो चार थे बात वाले सिराएं, वो पित्त कफ और रक्त वाली सिराएं कोई आपसे पूछे कर्ण के अंदर तो वो दो हैं। इसी तरह अक्षी के अंदर जो आठ है वात का वहन करने वाली सिराएं, अक्षी के अंदर आंख में, वो पित्त कफ और रक्त वाली कितनी है? 10 है, दो एक्स्ट्रा है। किसी को समझ नहीं आई हो ये बात? आ गई, ठीक। तो ओवरऑल चैप्टर में निकल के आता है सार इसका कि कुल सिराएं 700, 175 इंटू वीपी के आर, फिर 100 इंटू वीपी के आर, 34 इंटू वीपी के आर, और 41 इंटू वीपी के आर। तो 41 इंटू वीपी के आर के अंदर ग्रीवा में 14, कर्ण 4, जीवा 9, नासा 6, अक्षी 8, ये है वात के लिए। जब पित्त कफ और रक्त की बात करेंगे तो डिफरेंस ये आ जाएगा कि कर्ण जो है 4 की जगह 2 हो जाएंगी, कर्ण वाली 4 की जगह 2, और अक्षी वाली 8 की जगह 10 हो जाएंगी। ओवरऑल नंबर वही रहने वाला है, ठीक। आगे आ जाओगे, एक दो बार पढ़ोगे देखोगे समझ में आ जाएगा, कुछ समझ में ना आए फिर पूछ लेना मेरे से, पहले पढ़ना पड़ेगा जाके फिर थोड़ा सा इसको आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, सिरागत आकुपित वात के काम, कि जब वात नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो क्या काम होता है उसका, तो रटना नहीं है, देख लो जल्दी से। क्रियाणाम प्रतिघातम, आमोहम, बुद्धि कर्मणाम, बलवान ओजा प्रसिद्धेच्छा मनस्तथा, सबको प्रसन्न रखती है, बुद्धि मोह नहीं होता, सारे काम ठीक से होता है। सिरागत आकुपित पित्त के कार्य, तो अन्न में रुचि, पाचन इत्यादि। सिरागत आकुपित कफ के काम, संधियों में स्नेहन रखना। जरूरी है सिरागत आकुपित रक्त के काम, इस पे आता है सवाल। तो स्पर्श ज्ञान, ये जरूरी बात है। रक्त का काम है, सिरागत अकुपित रक्त का काम स्पर्श ज्ञान कराना। याद रखना, रक्त के साथ ही चीज जुड़ी मिलेगी आपको, पीछे भी आपने पढ़ा होगा कहीं, कुछ सुश्रुत सूत्र में भी कहीं पढ़ते हैं ऐसे क्वांटम है ना, तो वहां भी रक्त के साथ रिलेट करते हैं। तो रक्त का काम है स्पर्श ज्ञान कराना, इस पे सवाल आ चुका है। बाकी धातुओं का पूर्ण करना, वर्ण प्रदान करना, ठीक है, तो वर्ण तो रक्त की वजह से होता है। नेक्स्ट देखिए, सभी सिराएं सब कुछ वहन करती हैं, सुश्रुत ने कहा है सिराएं सर्ववाह होती हैं। बाकी कह रहे हैं कि वात की वजह से स्राव का वर्ण कैसा होता है, तो अरुण वर्ण की होती हैं, पित्त वाली उष्ण होती हैं और नील होती हैं, कफ वाली शीत गौर स्थिर। तो नील जानते ही हो कि वैसे तो नील पित्त के साथ मिलता है कैरेक्टर, लेकिन एक मिनट, इसको पूछूं बस वो, सूरज, जी सर। किस योनि कंद में नील वर्ण होता है? योनिकंद में? हम्म किस योनिकंद में नील वर्ण होता है? योनिकंद में और कोई बोलो। कफज। कफज योनि कंद में, स्वभाव के कारण। ठीक है ना। व्याधि का प्रभाव है कि वो नीलवर्ण होता है। बेटा याद रखो, जो चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार सवाल कर रहा हूँ, बहुत जरूरी क्वेश्चन होते हैं। और एग्जाम में देखोगे, अगर अच्छे से पढ़ोगे लास्ट तक, तो आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मैं बार बार सवाल करता हूँ, इनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया करो जो मैं पूछता हूँ, है ना। मुझे वही याद रहेगा जो बहुत जरूरी है, तो उनमें नहीं गलती करनी है, ठीक है। माइक ऑफ कर लो, पीछे बता चुका हूँ वैसे ये बात में। माइक ऑफ कर लोगे, पढ़ाया भी आपको। आगे देखिए, कफ वाले में शीत गौर स्थिर, और रक्त वाली जो है सिराएं, वो रोहिणी, यानी कि चमक युक्त लाल, इसका मतलब लिखा है इन्होंने, जिसमें शाइन है ऐसा रेड कलर। ना अति उष्ण शीतला, कि ना अधिक उष्ण ना अधिक शीतल, तो रक्त वाली रोहिणी, इतना याद रख लेना बस, और तो कोई जरूरी है नहीं। अवैध सराय 98, तो 16, 32 और 50। दुर्वेद्य सराय 20, सब रिपीट हो रहा है अब तो। अवैध श्राव का वेद कर दिया आपने कि भाई मना कर रहा है, इनका वेदन नहीं करना, फिर भी कर दिया, तो वैकल्यता या मरण हो सकता है। प्रियंका, किस मर्म पर आघात का परिणाम है वैकल्यता? सर बिस्तर लगने पे भी है, बैकल्य पे भी है। वैकल्य कर, ऐसा ही है, किसी और को कुछ बदलाव करना है?
अपने क्या मुस्कान, फिर से बोलो। उस खेती और इस अपने जो तीन बताए अच्छा, अब वैसे ठीक है। वैकल्य करण में। प्रियंका की बात भी ठीक ही है, वैसे आप भी ठीक ही बोल रहे हो। और ये भी देखा है कि मर्मों के पास में अगर आघात हो जाता है ना, मेन मर्म पे ना होकर उसके आसपास आघात, तो भी जनरली वैकल्य लेता जब मरण नहीं होता। तो वहां भी इस तरह की होता। खैर है, वो जरूरी बात नहीं, मैंने पूछ लिया बस में। नेक्स्ट देखो, सिराव की तुलना किससे की गई है? पद्मिनी कंद विष आदि नाम। तो वही पानी में जैसे बताया था कमल की शिराएं फैली होती हैं, उस तरह से, कोई खास नहीं। नेक्स्ट चलिए। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ, रिवीजन भी कर लिया लगभग हमने। मेन वो नंबर याद रखना अपना, 100 × VP/KR, 34 × VP/KR, 41 × VP/KR। ठीक, और 41 × VP/KR का जो डिवीजन है, साथ में पित्त कफ रक्त का डिफरेंस है। कहाँ पर? अक्षी में और कर्ण के अंदर। कर्ण वाली जो 4 है वो नीचे 2 हो जाती हैं, अक्षी वाली जो 8 है वो नीचे 10 हो जाती है। ये है इस चैप्टर का सार, और कुछ नहीं है बस। नेक्स्ट देखो, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम सिरा वेद विधि शारीरत है। तो सिरा वेद निषेध किन लोगों में, किन लोगों में नहीं कराना चाहिए? तो ऐसे लोग जिनमें पहले से ही रक्त की कमी दिखाई देती हो, आपको लगता हो कि नहीं भाई धातु क्षय हो रहा है पहले से ही, देख लेंगे। शतक्षीण का श्वास शोष, प्रवृत्त ज्वर, आक्षेप, पक्षाघात, है ना, उपवास कोई किया हुआ हो, पिपासा, मूर्छा, इनसे ग्रस्त हो, देख लेंगे, सवाल नहीं पूछे जाते। और कह रहे हैं यश यश्च आव्यध्य, व्यध्यश्च आद्रष्टा, द्रष्टश्च आयंत्रिता, यंत्रिश्च अनुत्थिता। कि ऐसे सिरा जहां आपको लग रहा है कि भाई इसको वेधन नहीं करना चाहिए, या फिर वेधन तो करने लायक हो लेकिन दिखाई ना दे रही हो, दिखाई भी दे रही हो लेकिन कंट्रोल ना कर पा रहे हो आप, वो सिरा गायब हो जा रही हो मान लो बार बार, और दिखाई भी दे रही है, कंट्रोल भी कर पा रहे हो, लेकिन उठ नहीं रही है ना, सिरा को उभारा जाता है पहले, तब रक्त निकाला जाता है उसमें से, तो ये नहीं हो रहा, तो ऐसी सिराओं में नहीं करना। अब लास्ट कह रहे हैं कि एंड में ये है भाई, अत्यायिक अवस्था अगर इमरजेंसी है तो फिर तो सोचना क्या है, फिर तो निषिद्ध स्थलों पर भी सिरावेद करा देते हैं। तो इमरजेंसी का कोई रूल नहीं होता। ये बात सुश्रुत में आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगी, कि जिस तरह घर में आग लगती है और ये नहीं सोचा जाता कि पानी, मतलब मैं कैसे डालूं, कि मग से पानी डालूं, है ना, एक कहानी है ना वो, कि एक जगह आग लग जाती है, तो बहुत ज्यादा आग लगी होती है, तो सारे जानवर देख रहे होते हैं क्या करें क्या करें, सब परेशान। तो वो एक चिड़िया होती है, वो चोंच में भर के पानी लाके डालती रहती है। तो पूछते हैं उससे, भाई तुम क्या कर रही हो, कि तुम ऐसे बुझा लोगी आग? तो बोलती है बुझाऊंगी तो नहीं, लेकिन जब भविष्य देखेगा कभी पलट के कि आग लगी थी, कौन मेहनत कर रहा था, तो मेरा नाम तो आएगा शायद, है ना। तो फिर बाद में बाकी सारे लोग पानी डालने लगते हैं, तो खैर आग बुझ जाती है। कहानी का सार ये है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आग लगी हो ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए मैं कितना, मतलब जो इमरजेंसी कंडीशन है, कि मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं जानता हूँ। तो उसमें यह है कि जितना भी जानते हो उतना करो, वो चीज करनी चाहिए उस समय। तो रूल कायदे कानून नहीं होते इमरजेंसी के टाइम में, सेम यहाँ है। तो अत्यायिक अवस्था में निश्चित स्थलों पर भी सिरावेद करना चाहिए। सिरावेद विधि कैसे कराता है? तो स्नेहन स्वेदन कराना है। उसके बाद दोष प्रत्यनिक द्रव्य प्राय अन भुक्तवंतम युवागु पीतवंतम च, बहुत बहुत जरूरी बात है कि सिरा वेद यानी रक्त मोक्षण, इसके पहले यवागु पान कराया जाता है। अगर नहीं पता है आपको तो लिख लोगे, अग्नि कर्म से पहले, जिनको पता छिलन हो, पान। पिच्छिलन पान। छिलन। ठीक है बेटा, तो अग्नि कर्म से पहले पिच्छिलन पान कराया जाता है, छिलन। और रक्त मोक्षण से पहले यवागु पान कराया जाता है। तो याद रखेंगे। सिरावेद वर्जित और कब है? नैव अतिशीते, ना त्युष्णे, ना प्रभाते, ना च अभृत। कह रहे हैं बहुत ज्यादा शीतलता ना हो रही हो, बहुत उष्णता ना हो, सीधी हवा ना चल रही हो, आकाश में बादल ना हो। ठीक है। शरणाम वेदनम कार्यम आरोग्य व कदाचन। कह रहे हैं इन लोगों में कभी भी नहीं कराना है सिरावेद, कहने का मतलब वर्जित है इस कंडीशन में। सूर्य की ओर मुख करके रोगी को बैठाएं। ठीक है, तो रोगी किधर फेस करेगा? सूरज की ओर, कि उसके शरीर के ऊपर रोशनी अच्छे से पड़े, कि आपको क्लियर दिखाई दे, वेंस वगैरह की डोमिनेंसी जो है। तो सूर्य की ओर मुख करके रोगी को बैठाएं, रत्नी मात्र ऊंचे आसन पर बैठाएं, रत्नी मात्र ऊंचे आसन पर बैठाएं। रोहित, जेनताक स्वेद में जो बैठने के लिए चबूतरा बनाया जाता है, उसकी हाइट कितनी होती है? एक रत्न। एक रत्नी। देखो आगे, अरत्नी मात्र ऊंचे आसन पर बैठाएं। जिसका रक्तमोक्षण कराना है वह मुख को वायु से पूर्ण कर ले, मुख को वायु से पूर्ण कर ले। यही आगे मुझे ध्यान आता है हमेशा, कि आपके स्वेदन वाले चैप्टर के अंदर बताना भूल जाता हूं मैं, कि जो स्वेदन कराने के लिए बताया हुआ है ना, उसमें भी मुख के अंदर कुछ द्रव्य भरने के लिए कहे हुए हैं। तो उसमें मृद्विकादि द्रव्य, तो लिख लो, मृद्विकादि द्रव्य मुख में धारण करके।
स्वेदन कराने के लिए लिखा हुआ है कि उनको मुख में रखना है। मृद्रिका मतलब अंगूर या किशमिश जो समझो। ठीक है, आगे देखते हैं। गृध्रसी और विश्वाची रोग, इनमें कह रहे हैं जानू और कुरपर को संकुचित करके रक्तमोक्षण कराना चाहिए, मतलब फ्लेक्स करके जॉइंट्स पे इनको, जानू और कुरपर को। गृध्रसी और विश्वाची डिफरेंस जानते हो? गृध्रसी पैर का रोग है, विश्वाची हाथ का। जो लोग नहीं जानते वो समझ लोगे। गृध्रसी पैरों की कंडीशन है बेटा, पैर का रोग होता है जिसमें पैर के मूवमेंट रुक जाता है। विश्वाची सेम कंडीशन समझ लो, हाथ की होती है। ठीक, सुश्रुत निदान एक में आप पढ़ोगे बाद में, फिलहाल इतना याद रखो। तो इनमें कह रहे हैं कि जानू और कुरपर को संकुचित करके, मतलब गृध्रसी की बात है तो जानू की बात कर रहे हैं, नी जॉइंट कि उसको संकुचित करना है, और विश्वाची की बात है तो कुरपर को यानी एल्बो को, इसको संकुचित करके। अनामित मेढरस से मेढ्र, कह रहे मेढ्र की जो व्याधियां हो उनमें मेढ्र को, अब इसमें भी कंफ्यूजन है लोगों में कि मेढ्र को अ, झुका के या नहीं झुका के, है ना, इसमें भी कंफ्यूजन है, तो इसको हम देखते ही नहीं। नेक्स्ट कह रहे हैं मांसल स्थानों पर यव मात्र वेदन करें, जहां पर मांस आपको बॉडी में दिखता है कि अच्छा मांस है, तो वहां यव के बराबर उतनी गहराई तक आप वेदन कर्म कर सकते हो, उतना डीप। इसके इतर स्थानों पर आधे यव की मात्रा में व्रीहिमुख यंत्र से वेदन कराना चाहिए। तो जहां पर मांस है तो वहां तो कह रहे हैं यव मात्र, और जहां मांस नहीं है या कम है वहां आधे यव की मात्रा में व्रीहिमुख यंत्र से रक्तमोक्षण कराते हैं। सिरावेद काल, तो वर्षा में कह रहे हैं कि जब आकाश में मेघ ना हो, ग्रीष्म में थोड़ा सा जब ठंड का माहौल हो, गर्मियों में, सर्दियों में थोड़ा दोपहर के समय कराना बेहतर रहता है, मध्याह्न काल के अंदर, क्योंकि उस समय नेचुरल जो कैरेक्टर है वो कम होता है ऋतु के। सुविद, पहचान क्या है कि ठीक से वेदन हुआ। धारया या श्रवेद असरक, कि रक्त जो है वो धारा के रूप में बाहर निकले। और मुहूर्तम रुधवा, कि ऐसा नहीं कि अरे वो कल पंक्चर करा के भूल गए तो आज तो वो खाली पड़ा है, रखा ही नहीं उसके अंदर, है ना, अगर भूल भी गए हो तो एक मुहूर्त के अंदर अपने आप जो है वो रुक जाए। ठीक है, मुहूर्तम रुधवा, ये जरूरी बात है। आगे देखिए, दुष्ट रक्त, यथा कुसुम पुष्पेभ्य पूर्वम श्रवती पीतिका, तो ये कहना चाह रहे हैं कि दुष्ट रक्त जो होता है शुरुआत में निकलता है, वो ऐसे निकलता है जैसे कुसुम पुष्प को आप अगर काटोगे, कह रहे हैं, तो वहां पे श्राव निकलता है पीत वर्ण का, तो उसी तरह दुष्ट रक्त होता है, थोड़ा सा येलोइश कलर होता है, ऐसा कहना चाह रहा है, थोड़ा सा कह लो कि ज्यादा कंसिस्टेंसी वाला। तो दुष्ट रक्त कुसुम पुष्प के साथ उसका कंपेयर किया गया कि वहां जो श्राव होता है। क्षीण बहुदोष मूर्छा में रक्तमोक्षण अपराहन में दूसरे तीसरे दिन कराना चाहिए। मतलब क्या है कि एक तो क्षीण व्यक्ति है, कि उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही दिन में सारा रक्त निकाल दो, उसका सारे दोष निकाल दो, तो मना क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं कराना। क्षीण है तो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूसरे तीसरे दिन उसका रक्त मोक्षण कराओ। सेम बात बहुदोष वाले में है कि दोष बहुत सारे हैं, तो ये नहीं सोचोगे आज ही पूरा ठीक कर दूंगा तुझे मैं, नहीं, तो दूसरे तीसरे दिन वहां भी सेम बात कि कोई मूर्छित हो जाता है, मान लो आपको पता है, कई लोग होते हैं वो निडल लगाने से पहले भी कहो बेहोश हो जाएंगे, देख के कह रहे क्या होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे लोगों में दूसरे तीसरे दिन कह रहे हैं तब रक्त मोक्षण कराओ, दुष्ट रक्त पूर्णतः ना निकालें, शेष दोष का संशमन करें। ठीक है, तो पूरी तरह नहीं निकाल देना रक्त, मना कर रहे हैं। परम प्रमाण, कितना मैक्सिमम निकाल सकते हो, तो एक प्रस्त की मात्रा, वाग्भट ने भी सुश्रुत ने भी रक्त मोक्षण का परम प्रमाण एक प्रस्त बताया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक प्रस्त, इससे ज्यादा नहीं। शारंगधर भाव प्रकाश, उन्होंने तीन प्रमाण बताए व्यक्ति के हिसाब से, एक प्रस्त, आधा और एक बटा चार प्रस्त, कि मतलब अगर दोष बहुत ज्यादा हो या व्यक्ति बलवान है तो एक प्रस्त है, मध्यम है तो आधा, और क्षीण है बल बिल्कुल और दोष बहुत क्षीण है या फिर, तो एक बटा चार प्रस्त। यही एक जरूरी बात आती है, आचार्य शारंगधर ने वमन विरेचन और रक्त मोक्षण के रेफरेंस में बताया कि जब एक प्रस्त की आपसे बात की जाए तो आपको समझना चाहिए 13.5 पल। क्यों लिखा है, जिनको नहीं पता, अगेन उनके लिए, तो एक प्रश्न जो होता है ना बेटा 16 पल के बराबर होता है। 16 पल, या तोला में कहें तो 64 तोला, नॉर्मली हम वो पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि जब वमन विरेचन या रक्त मोक्षण के टाइम में ये टर्म आपको सुनने को मिले प्रस्थ, तो आपको समझना है 13.5 पल। ठीक है, तो डिफरेंस आ जाता है, ये चीज ध्यान रखना काफी जरूरी है। नेक्स्ट यही दो पॉइंट और लिखे हुए हैं अलग अलग जगह के, कि विष चिकित्सा में एक अरिष्टा बंधन बांधने की बात आई है। तो किसी को जैसे सांप वगैरह ने काट लिया हो, तो जहां काटता है ना उसके 4 अंगुल ऊपर एक कह लो पतली डोर या धागा या कुछ भी, एक मतलब कुल मिला के एक धागा बांधा जाता है। और कहाँ पे, जहां पे दंश हुआ है उसके 4 अंगुल ऊपर, और कैसे बांधते हैं उसे,
मतलब कोई सिद्ध व्यक्ति मानता है, ऐसी बात है, वो भी मंत्रों से अभिमंत्रित करके, कि मंत्रों के प्रभाव से विष वहीं रुका रहेगा, मतलब उसका विष जो है आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा मानते हैं। तो याद रखना, अरिष्टा बंधन कराया जाता है। विष बंधन में कहाँ कराते हैं? व्रण के 4 अंगुलों पर, मतलब विष चिकित्सा में। सर्पदंश की तो श्रेष्ठ चिकित्सा ही रक्तमोक्षण बताई गई है। तो हमारे पुराने मूवीज के हीरोज वगैरह को सबको पता होता है, वो एकदम जैसे काटना है ना। तो सर्पदंश श्रेष्ठ चिकित्सा रक्तमोक्षण, तुरंत रक्त निकालने लगता है। चलो ब्रेक के बाद देखेंगे, टाइम ब्रेक का हुआ। तो इस चैप्टर में कुछ खास ज्यादा है नहीं, रक्त मोक्षण से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, और ये लास्ट में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, यही जरूरी है, बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है। ठीक, ब्रेक ले रहे हैं, तब तक देख के आओ इसको जो पढ़ा है। थैंक यू। 10 मिनट्स।